किसी ने यार बहुत खूब कहा है कि युद्ध में किसी का भला ही नहीं होता। वॉर वो डिस्ट्रक्शन है जो करने वाले को भी सताता है और उसके इफेक्ट्स इस पे पड़ते हैं बेटा, उसको भी सताता है। तो रिग्रेट से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज लोगों का लाइफ वहां के पूरे एरियाज का देखोगे ऐसे डिस्ट्रक्शन हुआ। एक मिलिटेंट नेशनलिज्म उभर के सामने आता है इन कंट्रीज में, खासकर जर्मनी के अंदर, जहां पे आप जो है अग्रेसिव तरीके से अपने दुश्मनों से बदला लेने की बात करते हो। और ब्रिटेन एंड फ्रांस को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी जो है बेटा एक कम्युनिस्ट स्टेट में डेवलप हो जाए। तो आप ये मान के चलिए 1940-41 तक ना हिटलर अपनी पावर के पीक पे था। तो जापान बेटा वो गुंडा है जो अब यही कहता है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। इंडिया इस टाइम पे चला रहा था NAM यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे अप्रिशिएबल है यार, कि इंडिया ने यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को बिल्कुल साइड नहीं लिया। किसी ने यार बहुत खूब कहा है कि युद्ध में किसी का भला ही नहीं होती। नो वन गेट्स एनी काइंड ऑफ बेनिफिट इन अ वॉर, बिकॉज वॉर इज दैट डेवास्टेशन। वॉर वो डिस्ट्रक्शन है जो करने वाले को भी सताता है और उसके इफेक्ट्स इस पे पड़ते हैं बेटा, उसको भी सताता है। आज का जो टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट एक ऐसा वॉर जिसने वर्ल्ड को हिला करके रख दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट आपने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा होगा और हमने एक बढ़िया सा माइंड मैप भी किया था वर्ल्ड वॉर 1 को लेकर के। और आज उसी वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के कुछ साल बाद आप देखोगे कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं दोस्तों, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 जो है बेटा यहां पे स्टार्ट होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 का जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है बेटा, वो वर्ल्ड वॉर 1 से भी आप कह सकते हैं अबव था। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे और आपके अपने बेहतरीन चैनल आईसीएसई वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों के लिए स्पेशल सरप्राइज एंड सरप्राइजेस यार। आईसीएसई के सुपर चैंपियन जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे मेरे को देते हैं सुंदर सुंदर जवाब, उनके लिए भाई एक तगड़ा शाउट आउट, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के लिए एक तगड़ा वाला शाउट आउट है। वेल डन यार, तो डॉगेश भैया खुद आए हैं आपको शाउट आउट देने के लिए। सो वेल डन फ्रॉम एवरीवन, मतलब टू एवरीवन गाइस, है ना, फ्रॉम अपने ओन वेरी ओन डॉगेश भैया। चलिए भाई साहब, डॉगेश के साइड से आपको देखिए शाउट आउट मिल चुका है। आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा वर्ल्ड वॉर 2 की, ठीक है। तो बहुत सिंपल है मेरे बच्चों कि यार वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप देखोगे तो स्टार्ट हुआ था लगभग 1939 से, और इसका एंड जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है 1945 में, जब यूएसए जापान के ऊपर ड्रॉप करता है एटॉमिक बम्स। कहां पे? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, राइट। जो कि ऑब्वियस सी बात है, बाद में यूएस ने रिग्रेट किया था वो। अब कहते हैं ना कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो रिग्रेट से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज लोगों का लाइफ वहां के पूरे एरियाज का आप देखोगे ऐसे डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ कि मतलब आप आज भी कहीं ना कहीं जो है उसके आउटकम्स को, उसके इफेक्ट्स को आप देख सकते हो, राइट। चलिए नाउ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ यार? 1939 के अंदर। जो डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन था इस वॉर ने कॉज किया बेटा, ये बाकी सारे वॉर्स के आगे था, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं जो मेन कॉजेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो क्या थे, देखिए सबसे नंबर 1 था डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साई बेटा वही ट्रीटी है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आप देखेंगे तो यहां पे साइन किया जाता है। अब इस ट्रीटी के हिसाब से जर्मनी एंड इटली ना काफी वर्स्ट हिट नेशंस थे, राइट। चलिए देखिए, डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा था यहाँ पे इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर भी, बिकॉज जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स थे उन्होंने इन दोनों कंट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कई सारे हार्श रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे जर्मनी के ऊपर, साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा वॉर इंडेमिनिटी, मतलब काफी ज्यादा वॉर के कॉम्पनसेशन यहाँ पे पे करने थे, ठीक है। एंड इसके जो मिनरल रिच एरियाज थे, जार का इलाका, राइनलैंड का इलाका, उसको फ्रांस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो जितने भी जर्मन कॉलोनीज हुआ करते थे उस जमाने में एशिया में, जहां पे जर्मनी का कब्जा था, या अफ्रीका के अंदर जहां पे जर्मनी का कब्जा था, उनको फोर्सफुली आप देखोगे तो अलाइड पावर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं। मिलिट्री पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है, डीमिलिटराइज कर दिया जाता है कई सारे इलाकों को, है ना। एंड जितने भी हार्श टर्म्स थे उससे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक मिलिटेंट नेशनलिज्म उभर के सामने आता है इन कंट्रीज में, खासकर जर्मनी के अंदर, जहां पे आप जो है अग्रेसिव तरीके से अपने दुश्मनों से बदला लेने की बात करते हो, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, राइट। चलिए नाउ, अब अगर आप देखोगे तो राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, इनफैक्ट हमने पढ़ा था फासिज्म नाजिज्म के बारे में कि फासिज्म का जो राइज है वो इटली में हुआ, नाजिज्म जो अगर आप देखेंगे हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी में स्प्रेड करता है, राइट। जो अगर आप देखोगे बच्चों, दोनों इस बात में बिलीव करते थे कि एक टोटलिटेरियन स्टेट होना चाहिए, यानी पावर हमेशा एक इंसान के कब्जे में होनी चाहिए, एंड डेमोक्रेसी को अपोज करने वाले लोग थे। इटली अगर आप देखोगे तो बेनिटो मुसोलिनी के अंडर जो है रिवाइव करने का ट्राई करता है अपने लॉस्ट ग्लोरी को, यानी जो रोमन एम्पायर का ग्लोरी था, शान शौकत था, इस टाइम फिलहाल खत्म हो चुका था, उसको रिवाइव करने का ट्राई करता है। और जर्मनी अगर आप देखोगे तो जर्मनी के प्रेस्टीज को रीस्टैब्लिश का ट्राई करने का ट्राई करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर्स एंड द नाजीज, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आप युद्ध लड़ेंगे, वॉर्स लड़ेंगे, तो डेफिनेट सी बात है आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर एकदम इनएविटेबल हो गया,
मतलब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों, द पॉलिसी ऑफ द अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को खुश करना चाहते हो, इनफैक्ट लोगों की रॉन्ग डूइंग्स को भी आप इग्नोर कर देते हो जस्ट बिकॉज आप उन्हें खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इस अपीजमेंट की पॉलिसी का यही मतलब है कि आप जो है दूसरे कंट्रीज के एग्रेसिवनेस को यहाँ पे नजरअंदाज कर रहे हो, आप उनके हॉस्टाइल डिमांड्स को, गलत डिमांड्स को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो, या तो आप उनको खुश करना चाहते हो या तो आपको लगता है कि पीस मेंटेन करने का यही एक तरीका है। तो अगर आप देखेंगे जो पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट है उसको ब्रिटेन और फ्रांस यहां पे फॉलो कर रहे थे टुवर्ड्स जर्मनी एंड इटली, बिकॉज इनको लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स थे ये दोनों कंट्रीज के लिए बहुत हार्श थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्रिटेन एंड फ्रांस साथ ही साथ ये भी चेक करना चाहते थे कि जो कम्युनिज्म है वो यहां पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी जो है कम्युनिस्ट पावर बन जाए, इसीलिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोई एक्शन यहां पे नहीं लिया जब जर्मनी जो है राइनलैंड को दोबारा मिलिटराइज कर लेता है, अपनी आर्मी खड़े कर लेता है, या फिर आप देखेंगे जो ऑस्ट्रिया था उसको यहां पे या चेकोस्लोवाकिया को यहां पे कैप्चर कर लेता है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जर्मनी के अंदर दो तरीके की आइडियोलॉजीज थी। जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी जो हिटलर के आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फेवर करती थी, और दूसरा वहां पे एक स्पार्सिस्ट लीग हुआ करता था जो कि कम्युनिस्ट पॉलिसीज को बहुत फेवर करती थी। और ब्रिटेन एंड फ्रांस को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जर्मनी जो है बेटा एक कम्युनिस्ट स्टेट में डेवलप हो जाए। एज ए रिजल्ट वो देखोगे तो यहाँ पे जो हिटलर के रॉन्ग डूइंग्स हैं उसको कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में नजरअंदाज सा भी करते हैं। जर्मनी जब अपनी पावर एक्सपैंड करता है तो भी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अगर आप देख सकते हो तो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। फिर बात आती है जापानीज इन्वेजन ऑफ द चाइना की। अब देखिए क्या हुआ कि जो जापानीज गवर्नमेंट है, जापानीज सरकार है बेटा, यहां पे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म फॉलो कर रही है, यानी हमें अपने एरियाज को बढ़ाना है, एरियाज को एक्सपैंड करना है। इसने क्या किया, मंचूरिया का जो इलाका था बेटा इसको यहां पे अपने कब्जे में ले लिया डिस्पाइट द ऑपोजिशन फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। चलिए इनफैक्ट यहां पे क्या हुआ, तो जापान ने क्या किया, जो मंचूरिया का क्षेत्र है चाइना में उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और यहां पे लीग ऑफ नेशंस ने इस बात को अपोज भी किया था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई वो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जापान ने और भी पार्ट्स ऑफ चाइना में अपना कब्जा दिखाने की कोशिश किया, राइट। अब कोई एक्शन नहीं लिया गया जब चाइना यहां पे अपील करता है लीग ऑफ नेशंस को फॉर द हेल्प, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। तो जापान फिर क्या करता है, यहां पे बर्लिन, रोम, टोक्यो का जो एक्सिस पावर्स का जो ग्रुप था है ना, इनको यहां पे ज्वाइन करना स्टार्ट करता है ताकि अपनी पावर को और एक्सपांड कर पाए, राइट। अच्छा, साथ ही साथ आप देखोगे क्या करता है, ये कॉन्कर कर लेता है ब्रिटिश और अमेरिकन टेरिटरीज को जो कि चाइना के अंदर थे, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट फॉलो किया है ऐसे केसेस में, बिकॉज इनको लगा कि चाइना के प्रति जो जापान का एग्रेशन है वो चाइना को काफी ज्यादा वीक बना देगा। तो एज अ रिजल्ट ये वेस्टर्न पावर्स जापान के एग्रेशन को चेक नहीं करती, इसको रोकने का ट्राई नहीं करती, इनफैक्ट जो है चुपचाप बैठ के तमाशा देखती है, बिकॉज उनको लगता है कि जापान का जो एग्रेशन है ईस्टर्न साइड पे, एशियन साइड पे, ये डेफिनेट सी बात है चाइना की पावर को बहुत कमजोर यहां पे कर देगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि यार जापानीज किस तरीके से चाइना को इन्वेड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आप देखोगे फेलियर ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस। अब लीग ऑफ द नेशंस को हमने कब क्रिएट किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है। यूएसए ने यहां पे लीग को ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्लियर एंड कट, है ना। तो जो पावरफुल मेंबर नेशंस थे उन्होंने क्या किया, अपीसमेंट का पॉलिसी फॉलो किया, मतलब जो नेशंस यहां पे गलत कर रहे हैं उनको भी खुश करने के चक्कर में इस आइडियोलॉजी से यार इनके साथ गलत हुआ था, उनकी रॉन्ग डूइंग्स को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे जो बाकी मेंबर नेशंस थे वहां पे कलेक्टिव जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, राइट। सो लीग क्या करती है, ऑफेंडिंग कंट्रीज जो कि यहाँ पे ऑफेंड कर रहे हैं वहां के प्रोसीजर्स को, प्रिंसिपल्स को, उनके खिलाफ कोई एक्शन यहाँ पे बेटा नहीं ले पाती। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पहले पोलैंड ने भी लिथुआनिया का एक इलाका कब्जाया था 1920 में, लेकिन आप देखोगे कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिए जाते। जापान ने चाइना से मंचूरिया छीन लिया था 1931 में, ठीक है। अगर आप देखोगे इटली ने इथियोपिया, अफ्रीका के अंदर इलाका है, 1936 में उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ऐसे किसी भी एक्सपेंशन पे लीग ऑफ नेशंस कुछ खास यहां पे कदम उठा नहीं पाता, राइट। सो एज ए रिजल्ट कई सारे जो छोटे छोटे देश थे इन्होंने अपना कहीं ना कहीं जो है ना फेथ लीग ऑफ नेशंस में खत्म हो गया इनका, एंड इन्होंने जो था कई सारे अलायंसेस बनाने स्टार्ट कर दिए दूसरे कंट्रीज के साथ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो लीग ऑफ नेशंस इसको बनाया गया था फर्दर वॉर प्रिवेंट करने के लिए, ये एक बड़ा फेलियर यहां पे साबित होता है, ठीक है। चलिए नाउ इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय द हिटलर, जो कि बनता है आपका इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। देखिए अब क्या हुआ यहां पे, ध्यान समझिएगा कि पोलैंड को इन्वेड करता है हिटलर सितंबर 1939 के अंदर, ठीक है, जो कि मान लीजिए आप एक इमीडिएट कॉज बनता है आपके वॉर का। अब यहां क्या हुआ कि इसने जो है सिंपल सी बात है पोलैंड को ऑक्यूपाई करने के कुछ कारण दिए, कुछ रीजन दिए। इसने नंबर 1 ये कहा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है उसने जो है जर्मनी को 2 हिस्सों में यहां पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट ऑफ द जर्मन लैंड जो है बेटा वो क्या करता है, पोलैंड की तरफ जाता है। एंड जो आपका फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जो पोर्ट ऑफ दांजिग है, जो दांजिग का बंदरगाह है, वो यहां पे कहीं ना कहीं पोलैंड को दे दिया गया है, ठीक है। तो दैट मींस यहां पे जर्मनी के पास एक क्रूशियल
इलाका यहां पे चला गया है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है सी पोर्ट अगर किसी देश का चला जाए तो काफी हद तक उसके व्यापार में नुकसान होगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है यार कि हिटलर कहता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी को डिवाइड कर दिया था और बहुत गलत तरीके से जर्मनी के कुछ पार्ट्स को पोलैंड को ट्रांसफर कर दिया था। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें वॉर लड़नी पड़ेगी अपने पार्ट्स को रीगेन, अपने टेरिटरीज को रीगेन करने के लिए। अभी जो दांजिक का आपका शहर था बेटा, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे जर्मन रहा करते थे, तो हिटलर बड़ी आसानी से इसके थ्रू जो है ईस्ट प्रशिया से कनेक्ट कर सकता है। अब जर्मनी ने पोलैंड को यह भी एक्यूज किया कि आपने जो है जर्मन नेशंस के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज कमिट किए हैं, मतलब जर्मनी वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया पोलैंड में, इसलिए भी आप पे अटैक करना जो है हमारा एक कहते हैं ना नैतिक कर्तव्य बनता है, राइट। अच्छा, सितंबर 1 की बात है 1939 की कि जर्मन आर्मीज पोलैंड में एंटर करती हैं। तो जब फ्रांस एंड ब्रिटेन यहां पे जर्मनी को एक अल्टीमेटम देते हैं कि बेटा पोलैंड को टच मत करो, तो यहां पे क्या करता है भाई, जर्मनी हमारा अटैक मार देता है किस पे, फ्रांस के ऊपर, राइट। एंड 3 सितंबर को आप देखोगे फ्रांस एंड ब्रिटेन क्या करते हैं, यहां पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट द जर्मनी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पहली बात तो भैया इसने पोलैंड पर अटैक मारा। अब पोलैंड पर अटैक मारने के बाद क्या हुआ, फ्रांस इंग्लैंड ने जो है इसको अल्टीमेटम दिया, वार्निंग दिया जर्मनी को, भाई तुम पोलैंड को खाली छोड़ दो। लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम पोलैंड को मार रहे, तो वहां पे भी अटैक मार देंगे, फ्रांस को अटैक मार दिया। अब जैसे ये हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन फ्रांस दोनों वॉर डिक्लेयर कर दिए जर्मनी के अगेंस्ट, और यहां से बिगिन होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो स्प्रेड एंड द कॉजेज ऑफ द वॉर फर्टल, तो आप देखेंगे जो वॉर था बेटा पूरे यूरोप के अंदर लड़ा जा रहा था। जर्मनी, इटली, जापान जो है इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बना लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो उनको आप एक्सिस पावर्स के नाम से जानते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इस ग्रुप को, राइट। और ब्रिटेन, फ्रांस और आपका जो यूएस है बेटा, ये कहलाता था आपका लाइट पावर्स। तो इन दोनों ग्रुपों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब अगर आप देखेंगे तो रशिया इस जमाने में, अब रशिया नहीं रहा था बेटा, अब इनको चाहिए थी पूरी इज्जत, बिकॉज ये बन चुका था यूएसएसआर, और यूएसएसआर अपने आप में काफी मजबूत पावर था। तो जो सोवियत रशिया, इसने क्या किया, यहाँ पे ईस्टर्न पोलैंड को अटैक किया, काफी सारे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया जो कि पहले रशिया के पार्ट हुआ करते थे, राइट। अच्छा, ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज अभी वॉर के अंदर जो है, अभी आपके जितने भी मेजर कंट्रीज है पुराने वाले, वो वापस से वॉर का पार्ट बन चुके हैं। सिर्फ स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल और तुर्की जो थे वो यहाँ पे कंपैरेटिवली न्यूट्रल थे, ठीक है। तो आपको याद होगा टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत बुरी तरीके से हारा था, जिसके चलते वहां के ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया गया था लगभग। तो इनफैक्ट आप देखोगे लगभग बाकी सारे जितने भी देश हैं वो छोटे छोटे बड़े बड़े देशों के साथ मिलकर यहाँ पे वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल वगैरह और तुर्की जो है अभी तक न्यूट्रल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका पूरा यूरोप में जो है आप मान लीजिए हल्लाबाजी चल रही है, लड़ाई चल रहा है, ठीक है। अब जर्मनी क्या करता है, यहाँ पे नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम वगैरह को कॉन्कर कर लेता है बाय मई 1940, ठीक है। और उसके बाद जर्मनी यहाँ पे रैपिड मिलिट्री स्ट्राइक्स अटैच करता है अपने एनिमीज के ऊपर, ठीक है। अटैक एकदम दबा के अटैक चल रहे हैं। अब इसको हम कहते थे ब्लिट्जक्रिग। ब्लिट्जक्रिग का मतलब होता है एकदम लाइटिंग वॉर करना, मतलब आपको संभलने का मौका भी ना देना और आपको यहाँ पे अटैक कर देना। तो ये ब्लिट्जक्रिग का पॉलिसी फॉलो कर रहा था कौन, हमारा जर्मनी, ठीक है। चलिए, अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, फॉल ऑफ फ्रांस। अब जर्मन आर्मीज क्या करती हैं, यहां पे फ्रांस के अंदर मार्च करती हैं भाई 14 जून 1940, ठीक है। एंड पेरिस जो है किसके कंट्रोल में चला जाता है, जर्मन आर्मीज के हाथ में। तो अब ये मान के चलिए 1940-41 तक ना हिटलर अपनी पावर के पीक पे था, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे फॉल ऑफ फ्रांस बहुत क्रूशियल है, बिकॉज फ्रांस एक इंपॉर्टेंट और बड़ा पावर हुआ करता था उस टाइम पे, राइट। चले, अच्छा, फिर आता है बैटल ऑफ ब्रिटेन। अब बैटल ऑफ ब्रिटेन में क्या होता है, जो जर्मन एयरफोर्स है बेटा यहाँ पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर देती है ब्रिटिश टेरिटरीज के ऊपर, राइट। और रिटेलिएशन में जो रॉयल एयरफोर्स है ब्रिटेन की बेटा यहाँ पे वो एयर रेड्स कंडक्ट करती है, वो भी बॉम्बिंग करती है अपने जर्मन टेरिटरीज पे। तो 1914 में अगर आप देखोगे तो हिटलर करता है अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी ब्लंडर, और उसे हम कहते हैं द इन्वेजन ऑफ सोवियत रशिया। अब रशिया को आप देखिए एक पॉइंट पे हरा सकते हो, लेकिन आप कॉन्कर नहीं कर सकते, आप कैप्चर नहीं कर सकते। उसके दो रीजन है। पहली बात मेरे भाई कि रशिया ना बहुत बड़ा है, रशिया बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात, कुछ इलाकों में आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसे फेस करने पड़ेंगे कि आपकी आर्मी को चाहे जितनी भी एडवांस हो, बहुत मुश्किल होगा वहां के नेटिव्स के अगेंस्ट फाइट करना या फिर वहां के लोकल फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करना। तो रशिया के कुछ इलाकों पे आप कब्जा कर सकते हो, रशिया के कुछ पार्ट को आप डिफीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि पूरा का पूरा रशिया हम कब्जा लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, तो ये करना प्रैक्टिकली काफी इंपॉसिबल सा है, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे तो इसको हम हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर कहते हैं, ठीक है। दैट इज यूएसएसआर को इन्वेड करना। तो भाई ने फ्रांस को इन्वेड करके पेरिस कैप्चर कर लिया, भाई साहब बड़ी जीत हो गई, ठीक है। बैटल ऑफ ब्रिटेन ने देखो, ब्रिटेन को भी इसने काफी डैमेज पहुंचाया यहाँ पे। अब आपको याद होगा जब हम लोग क्विट इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे तो ब्रिटेन के साथ जब ये ब्रिटेन पे जर्मनी वाले अटैक करते हैं तो गांधी जी को बड़ी सिंपैथी होती है ब्रिटेन के साथ यहाँ पे, है ना। गांधी जी कहते हैं यार कि बड़ा गलत हो रहा है ब्रिटेन के साथ, ऐसे टाइम पे हमको अपना नेशनल स्ट्रगल जो है रोक देना चाहिए। उसके बाद ब्रिटेन कैसे रिटेलिएट करता है इंडिया में, गांधी जी जब ये कहते हैं तो इंडिया वालों पे क्विट इंडिया में आप देखो मशीन गन से फायर करवा देता है। तो मतलब ब्रिटेन सुधर नहीं सकता। फिलहाल हम लोग आगे बात करते हैं। नाउ
अब 1941 में हिटलर क्या करता है यार, सोवियत रशिया का इन्वेजन करता है, ठीक है, अगेंस्ट द पीस एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था किसी टाइम पे जर्मनी और रशिया के बीच में। तो उसको तोड़ते हुए जो है ये घुसता है सोवियत रशिया में। अब जहां ये सोवियत रशिया में एंट्री मारने का सोचता है, वहां पे जो रशियन आर्मी थी, रेड आर्मी कहते थे उसको हम लोग, बेटा बहुत तगड़ी होती है। अब देखो यहां पे ना जर्मनी एक गलती कर रहा है, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, हिटलर ने जैसे यूएसएसआर पर अटैक मारा, ठीक है, मैंने आपको बताया यूएसएसआर को पूरा कॉन्कर कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक तरफ से बेटा ब्रिटेन आ गई एरियल बॉम्बिंग करती हुई आपको, और ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो जर्मन फोर्सेस को मारना शुरू करती है रशियन आर्मी या यूएसएसआर की रेड आर्मी, रेड सोवियत आर्मी। तो यहां पे ना जर्मन फोर्सेस सैंडविच हो जाती हैं बीच में, कि ऊपर से बॉम्बिंग हो रहा है और नीचे से रशियन आर्मी आपको मार रही है। तो इसी को हम कहते हैं द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया, अब आती है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। अब ये बात है करीब अगस्त 1942 की। हिटलर क्या करता है, स्टालिनग्राड को कैप्चर करने का ट्राई करता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मैंने आपको बताया ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले करेंगी। जो टेम्परेचर से बहुत कूल्ड है यार, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव टेम्परेचर्स आप मान लीजिए जो आपको फेवर नहीं कर सकते। एंड जो काउंटर अटैक था सोवियत ट्रूप्स का, वो यहाँ पे फोर्स कर देता है जर्मन्स को सरेंडर करने के लिए। तो जर्मनी यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड को हार जाता है। तो ना कहना दो फैक्टर्स है कि रशिया को कॉन्कर करना इतना आसान नहीं है। रीजन इज नंबर वन उसका साइज और दूसरा उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। और आप देखो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में वही हो रहा है, ठीक है, कि जो आपका फैक्टर है, वेदर फैक्टर यहाँ पे प्ले में आ जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है सोवियत ट्रूप्स यहाँ पे काउंटर अटैक करते हैं, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में हरा देते हैं किसको, जर्मन फोर्सेस को। फिर आता है अप्रैल 1945 का बैटल ऑफ बर्लिन। अब बर्लिन आपका जर्मनी के अंदर है, तो जर्मन जो है बेटा यहाँ पे फंस जाते हैं, सैंडविच बन जाते हैं बीच में। तो आपको बताया ना, ब्रिटेन और, तो एक तरफ से ब्रिटेन है, एक तरफ से अमेरिकन है, एक तरफ से रशियंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब अलाइड पावर्स बर्लिन जा रहे होते हैं यहाँ पे कैप्चर करने के लिए बर्लिन को, तो हिटलर सुसाइड कमिट कर लेता है। हिटलर की हो चुकी, हिटलर की हवा जो है ना खराब हो गई है, तो उसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं भैया हवा टाइट होना, है ना। तो हिटलर बाबू की पैंट अभी टाइट हो चुकी है, ठीक है, हवा टाइट है उसकी। क्यों? उसको पता है कि बेटा हम ब्लंडर कर बैठे हैं, हमने जो है रशिया को नहीं छेड़ना चाहिए था, रशिया को छेड़ के गलत कर दिया। अब क्या है, एक तरफ से ब्रिटेन मार रहा है, एक तरफ से रशिया मार रहा है, और यूएस भी आपका यहाँ पे एंटर कर चुका है, तो यूएस मार रहा है एक तरफ से। तो ये सब देखता हुआ जो है, जब बर्लिन पहुंच रही होती है अलाइड आर्मी, तब आप देखोगे हिटलर वहां पे सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 7 मई 1945 को जो बाकी बची हुई जर्मन आर्मी है वो यहाँ पे सरेंडर कर देती है। तो अगर आप देखोगे तो डे ऑफ सेलिब्रेशन मनाया जाता है यूरोप में आपके 8 मई को। अब देखिए क्या हुआ, एंट्री ऑफ यूएस इनटू वॉर। देखिए यूएस कैसे एंटर करता है वॉर के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज ये टर्निंग पॉइंट बना था सेकंड वर्ल्ड वॉर का। देखिए अमेरिका जो है आपका, यूएस जो है आपका न्यूट्रल था, है ना, वॉर के बिगिनिंग में। और इनफैक्ट उसका अगर आप देखोगे तो उसका एक बड़ा चौड़ा नेवी का बड़ा आप कह सकते हैं बहुत बड़ा उसके पास फ्लीट था, नेवल फ्लीट, है ना, बहुत सारे शिप्स वगैरह थे, वॉरशिप्स वगैरह थे, जो कि हवाई आइलैंड्स हैं आपके, वहां का जो पर्ल हार्बर है उसमें डॉक्ड थे, मतलब वहां पे पूरा उसका फ्लीट तैयार था। अब जापान को ये डरने लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यार जो अमेरिकन नेवल फ्लीट है आपका पर्ल हार्बर पे हम पे काउंटर अटैक मार दे, है ना। तो जापान को इस बात का डर था कि यार अमेरिका के पास एक बड़ा बेड़ा है, एक बड़ा फ्लीट है नेवल शिप्स वगैरह का, और वो पर्ल हार्बर पे डॉक करके बैठा हुआ है उसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि 7 दिसंबर 1941 को जापान क्या करता है, एक सरप्राइज एरियल अटैक कैरी करता है, ठीक है। सरप्राइज एरियल अटैक कैरी आउट करता है किस पे, अमेरिकन नेवल फोर्सेस पे, ठीक है। तो जो अमेरिकन नेवी आपकी खड़ी हुई थी पर्ल हार्बर के ऊपर शिप पे लेकर के, तो जापान को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के यही नेवी जो है हमारी बैंड बजा दे, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको वाइप आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका पे यहाँ पे एक सरप्राइज अटैक मारता है जापान, ठीक है। अब इसमें जो बैटल शिप्स होती हैं बेटा वो डूब जाती हैं, इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स को अटैक किया जाता है। हाउएवर जापान यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो शिप रिपेयर फैसिलिटीज हैं उनको यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, एंड साथ ही साथ जो यूएस कैरियर्स हैं उनको भी यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं करता। कैरियर्स मतलब जो शिप्स वगैरह के ऊपर प्लेन्स वगैरह कैरी आउट करके लेके जाते हैं, तो उनको यहां पे डिस्ट्रॉय नहीं करता। करीब 3700 लोग इस पूरे उसमें मारे जाते हैं इस अटैक के अंदर। और ये जो इंसिडेंट अगर आप देखोगे तो अमेरिकन के अंदर एक ना अलग लेवल का इंसल्ट, अलग लेवल का गुस्सा जनरेट कर देता है, एंड इस वजह से अमेरिका आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लेता है 8 दिसंबर 1941 को। तो अमेरिका चुपचाप न्यूट्रल बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, नहीं ज्वाइन कर रहा था, लेकिन जापान वाले क्या करते हैं, जाकर के पर्ल हार्बर पर अटैक करते हैं, 3700 लोगों की मौत होती है, और दैट्स अ रिजल्ट आप देखोगे अमेरिका ज्वाइन कर लेता है यहाँ पे था वर्ल्ड वॉर 2। जापान को भी रियलाइज होता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी यार ये, ठीक है, बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब अगर आप देखेंगे अमेरिकन जो है अब अपना बैटल स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने साउथ वेस्ट में जो आइलैंड्स है पैसिफिक के अंदर, पैसिफिक ओशन में, उसको फ्री करवा पाए, ठीक है। अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स क्या करती है, जापानीज फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर देती कंप्लीटली, मतलब जापानीज नेवी की बैंड बजाती थी एक तरीके से। बट जापान अगर आप देखोगे मंचूरिया का जो क्षेत्र था चाइना में, और जो बाकी पार्ट्स थे चाइना में, उसमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के बैठा हुआ था। अब जो फिलीपींस है बेटा, फिलीपींस आपका कंट्री है, उसमें जापानीज क्या करते हैं बेटा, तगड़ा रेजिस्टेंस देते हैं यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस को। अब यूएस की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम तक यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे बना लिया था। ओपेनहाइमर एक मूवी आई थी पूरी इसी के ऊपर, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह के ऊपर, तो यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर दिया था, ठीक है।
और काफी डिबेट करने के बाद जो है डिसीजन लिया गया यहां पे कि हम एटम बॉम्ब ड्रॉप करने वाले हैं ऑन जापान। अब 6 अगस्त 1945 की बात है कि पहला एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है ऑन हिरोशिमा, और ये आधे ज्यादा शहर खत्म कर देता है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट यहां पे जापान को कहती है कि आप जो है यहां पे सरेंडर कर दो, लेकिन जापान फिर भी रिफ्यूज कर देता है। तो पहला एटॉमिक बॉम्ब मारा जाता है कहां पे बेटा, ये आपका ड्रॉप किया जाता है आपका 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में। काफी सारे लोगों की मौत होती है, सरकार कहती है यहां पे जापान से सरेंडर कर दो, लेकिन जापान सरेंडर नहीं करता। फिर क्या करता है यार, यूएसए यहां पे एक और बॉम्ब ड्रॉप करता है कहां पे, नागासाकी में ऑन 9 अगस्त 1945, जिसके बाद जापानीज गवर्नमेंट यहां पे सरेंडर कर देती है विदाउट एनी कंडीशंस, एंड इसके बाद जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 है बेटा, ये आपका एंड हो जाता है। दैट एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। तो बेटा मैंने कहा है ना, कई बार आपको क्लासेस में कहा होगा कि जापान बेटा वो गुंडा है जो अब यही कहता है कि हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो जापान ऑलरेडी कांड करके बैठा हुआ है। अब वो जितना सीधा इतना शांत बैठता है, उतने जमाने में उतना शांत नहीं था। हम लोग कई बार कहते हैं कि जापान ने हमारी हेल्प की, डेफिनेट सी बात है यार। इंडिया के अंदर आप देखोगे आजाद हिंद फौज आईएनए का जापान ने काफी हेल्प किया था, लेकिन एक डर ये भी था जो आईएनए वालों को पता था कि हो सकता है कि अगर जापान इंडिया में एंटर करता तो शायद ब्रिटेन से बुरे हाल कर सकता था उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। चलिए नाउ व्हाट आर द डैमेजेस कॉज्ड बाय द वॉर। देखिए डेडलीस्ट वॉर था, 50 मिलियन बंदा यार सिविलियंस की मौत हुई थी यहाँ पे। सोल्जर्स तो मरे ही मरे थे, शहीद हुए थे बेटा, सिविलियंस भी मर गए थे। 12 मिलियन पीपल जो अगर आप मान लीजिए कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर मार दिए थे जर्मनी के अंदर। जर्मनी में हिटलर ने कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे जहां पे लोगों को पॉइजनस गैस के थ्रू मारा जाता, तो 12 मिलियन वहां मार दिए गए। पॉपुलेशन साइज कई सारे कंट्रीज का रिड्यूस हो गया। पोलैंड अगर मान लीजिए 20% अपना पॉपुलेशन खो बैठा, पोलैंड का 20% पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गया था यार। सोवियत यूनियन का 10% पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गया था। इकोनॉमिक लॉसेस बहुत हैवी थे यहाँ पे जो नेशंस ने सफर किए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे वॉर में पार्टिसिपेट किया उनके इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा थे। कई सारी कॉलोनी जैसे इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था ऑन द साइड ऑफ अलाइज, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो इकोनॉमिक लॉसेस थे बहुत ह्यूज थे, है ना। जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस था वो बहुत ज्यादा ह्यूज था। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत क्लियर है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स क्या थे, यानी डिफीट ऑफ द एक्सेस पावर्स। देखिए जर्मनी, इटली, जापान, इनको डिफीट कर दिया किसने, अलाइड पावर्स ने अगेन। तो जर्मनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 जोन्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट जर्मनी और आपका ईस्ट जर्मनी। ठीक है, वेस्ट जर्मनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और आपका यूएसए मैनेज कर रहा है ना। उसका कैपिटल हो गया था आपका बॉन, है ना। और यहाँ पे इसमें कैपिटलिज्म को फॉलो किया गया, नहीं प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। वहीं अगर आप ईस्ट जर्मनी की बात देखोगे तो ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर कैप्चर करके बैठा था और ईस्ट बर्लिन इसका कैपिटल बन गया, है ना। और यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जैसे कि यूएसएसआर में चलती थी बेटा, वही ज्यादा प्रमोट होने लगी। जापान और इटली को यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया जोन्स के अंदर, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया, राइट। इसके बाद आप देखोगे जो अमेरिकन आर्मी थी उसने जापान को 1952 का ऑक्यूपाई करके रखा है। 1952 में क्या होता है, जापानीज जो है अपनी खुद की सरकार यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड जितनी भी टेरिटरीज यहाँ पे जापान ने सीज की थी उससे यहाँ पे ले ली जाती है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस बच्चों यहाँ पे फॉर्म हुआ था 1945 में, सेम ऑब्जेक्टिव के साथ कि फ्यूचर में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना एंड फ्यूचर वॉर्स को यहाँ पे प्रिवेंट करना। ठीक है, हालांकि आप देख पा रहे हो जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं दुनिया के, जहां पे आपका पूरा वेस्ट एशिया काफी डिस्टर्ब्ड है, आप देखेंगे है ना। आपका जितना भी इजराइल वाला पार्ट है वो काफी डेवलप्ड है, काफी तगड़ी वॉर चल रही है, बैटल चल रही है। इनफैक्ट बात तो ये भी हो रही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। तो कंडीशंस यहाँ पे बड़े अजीब से बन रहे हैं। और इनफैक्ट आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस अगेन फेल हो रहा है, जैसे लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था, राइट। चलिए, तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना, है ना, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वॉर्स प्रिवेंट करने के लिए। जो 3 पावरफुल कंट्रीज के हेड थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हो गया अमेरिका के, चर्चिल हो गए आपके, है ना, पीएम हो गए आपके ब्रिटेन के, और साथ ही साथ स्टालिन हो गए, जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन के। इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, रिप्रेजेंटेटिव आए सारे आप कह सकते हैं नेशंस के सैन फ्रांसिस्को में, और इन्होंने एक चार्टर, एक डॉक्यूमेंट बनाया होता है यूनाइटेड नेशंस, जिससे कि आपका बनता है फाइनली द यूनाइटेड नेशंस, राइट। चलिए, अब इसका एक रिजल्ट ये भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कई सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कुछ कंट्रीज जिनका नाम हम ले सकते हैं, दैट इज इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना और घाना। हालांकि म्यांमार, चाइना और श्रीलंका का फेट इंडिपेंडेंट होने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, राइट। चलिए, अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो एक कोल्ड वॉर एरा शुरू हो जाता है। तो नो डाउट फिजिकल वॉर तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन एक कोल्ड वॉर एरा शुरू हो जाता है, बिकॉज अगर आप देखोगे यूएस और सोवियत यूनियन इन दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर आप देखेंगे मिलकर लड़ा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफी क्लियर हो जाते हैं। यूएसएसआर अगर आप देखोगे तो सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट करता है, कैपिटलिज्म के बहुत अगेंस्ट है, लेकिन यूएस अगर आप देखेंगे सोशलिज्म को फेवर नहीं कर रहा है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और भी कई सारी चीजों को लेकर के इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा है। अब अगर आप देख रहे हो यूएसए कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, सोशल जो आपका सोवियत यूनियन है वो कम्युनिज्म या सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में बहुत तगड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब दोनों कंट्रीज हालांकि
हालांकि यहाँ पे एक अलग अगेन से एक फ्रंट टू फ्रंट फाइट यहाँ डेफिनेट सी बात है नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन है दोनों कंट्रीज के बहुत बहुत क्लियर आपको दिखाई देती है। दोनों कंट्रीज यहाँ पे अपने आप को मजबूत करना स्टार्ट करते हैं, स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करते हैं और दूसरे को कमजोर करने की पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो ये जो आपका पूरा एरा था इन दोनों कंट्रीज के बीच और इनके सपोर्टर्स के बीच में, इसको हम कहते हैं द कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर में आप क्या करते हो दोस्तों, आप डायरेक्टली फाइट तो नहीं करते बट एक दूसरे का इकोनॉमिकल पॉलिटिकल नुकसान करने पर ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है। चलिए नाउ अब ये जो दोनों कंट्रीज थे इन्होंने कई सारे अलायंसेस बनाने स्टार्ट कर दिए अगर आप देखेंगे ना, और साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन्स पाइल अप करने स्टार्ट कर दिए, जमा करने स्टार्ट कर दिए, राइट। इकोनॉमिक वॉरफेयर हुए, पब्लिसिटी प्रोपेगेंडास हुए, प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब होता है खुद यहां पे ना लड़ करके अपने सपोर्ट में कई सारे ग्रुप्स को लड़वाना। आपने भी देखा होगा कि ईरान फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है यहाँ पे। कैसे? ईरान के कई सारे सपोर्टर ग्रुप्स हैं जो अभी फाइट कर रहे हैं, नो डाउट, है ना। ईरान अभी फुल फ्लेज उतरा है, लेकिन इससे पहले आप देखोगे उसके कई सारे सपोर्टर ग्रुप्स थे जो उसके बिहाफ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स करना। मतलब खुद आप डायरेक्टली किसी पावर से फाइट नहीं कर रहे हो बट प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, यानी आपके सपोर्टर्स यहां पे लड़ रहे हैं, राइट। चलिए अब अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पे तो दोनों नेशंस के बीच में ये चीज बहुत कॉमन हो जाती है, राइट। सो ऑल्दो यूएस एंड सोवियत यूनियन ने खुद एक सामने आमने सामने वॉर नहीं लड़ा, लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखोगे एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे। तो दुनिया में यहाँ पे दो ब्लॉक्स बन गए, एक जो यूएस को सपोर्ट कर रहे थे यूएस के सपोर्टर्स, और एक जो यूएसएसआर यानी सोवियत रशिया के सपोर्टर्स थे। तो एक था डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक, इसको यूएस लीड कर रहा था। इस ब्लॉक के अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, पाकिस्तान और तुर्की था, है ना। इसको कई बार आप जो है वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, राइट बच्चों। तो ये जो कंट्रीज इस ब्लॉक के अंदर ये बिलीव करते थे डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली एक जोक है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान डोंट गो हैंड इन हैंड, ये सबको पता है चीज, है ना। चलिए, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सिटीजन्स को राइट्स देने के में बिलीव करते थे। अब जो वेस्टर्न ब्लॉक था बेटा यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता था। तो ये था दोस्तों हमारा डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब आप देखेंगे जो दूसरा ब्लॉक आ जाता है अपने पास, ये कहलाता है कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब इसको यहाँ पे लीड कर रहा था आपका सोवियत रशिया, जिसको आप कहते हैं कई बार ईस्टर्न ब्लॉक या सोवियत ब्लॉक भी, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये वर्किंग क्लासेस के अगेंस्ट है, पुअर क्लासेस के अगेंस्ट है। कम्युनिस्ट यहाँ पे कई बार आप देखोगे जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ मिडिल क्लास एंड रिच लोगों को ही फेवर करती है। कंट्रीज जो इस ब्लॉक का पार्ट थे होते पोलैंड, हंगरी, आपका रोमानिया, है ना, बल्गेरिया, अल्बानिया, राइट। तो अगर आप देखोगे ये जो आपका कंप्लीट पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो पॉलिटिकल टेंशन वाला, तो हर कंट्री यहाँ पे एफर्ट यही कर रहा था यार किसी तरीके से कि डायरेक्ट बैटल या डायरेक्ट फाइट यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो इनफैक्ट ये इकोनॉमिक पॉलिसीज में वॉर चलती रहे, एक दूसरे को ब्लेम गेम चलता रहे, वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट बैटल में ना कोई भी कंट्री अभी इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, राइट। तो इंडिया इस टाइम पे क्या कर रहा था, इंडिया इस टाइम पे क्या कर रहा था बेसिकली, है ना, सोचने वाली बात है। इंडिया इस टाइम पे चला रहा था एनएम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे अप्रिशिएबल है यार, कि इंडिया ने यहाँ पे किसी भी ब्लॉक को बिल्कुल साइड नहीं लिया। इनफैक्ट इंडिया नॉन अलाइंड रहा, इंडिया ने एनएम चलाया, यानी कि हम जो है किसी के साथ यहाँ पे साइड नहीं कर रहे हैं, विल मेंटेन न्यूट्रल रिलेशंस विद एवरीवन, चाहे दोनों में से कोई भी ब्लॉक हो, कैपिटलिस्ट वाला हो चाहे सोवियत रशिया वाला हो, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे 1971 का जो वॉर होता है तो उसमें पाकिस्तान आपका यूएस वाले साइड पे था। इनफैक्ट पाकिस्तान जब 1971 में भारत के ऊपर अटैक करता है, भारत पे वॉर करता है, तो आप देखोगे कि यूएस का मदद उसको काफी मिला था ना, उधर वाले ब्लॉक के लोगों का काफी मदद मिला था, लेकिन उस टाइम पे इंडिया को जिसने सपोर्ट किया था दैट वाज द यूएसएसआर। तभी हमारा यूएसएसआर आप देखोगे बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो उसने आकर के इनफैक्ट इंडिया को बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे, एंड दैट वाज अ गुड पार्ट इनफैक्ट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी आल्सो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ धन्यवाद एवरीवन। एक फिलहाल जाते थे क्वेश्चन आपसे जरूर करूंगा मैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये कहलाता है दोस्तों कि क्वेश्चन आप बहुत सिंपल है, आप मुझे बस ये बताइएगा कि रीजन फॉर यूएस एंट्री इन वॉर, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि जो यूएस ने एंट्री किया था, है ना, उसके पीछे का मेजर कारण क्या था। तो आप ये बताइए कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएस के एंट्री का बेटा मेजर कारण क्या था। एंड विद दिस वी वाइंड अप विद अनदर सुपर वाला माइंड मैप। उम्मीद है मजा आया होगा इस बैटल को सुन करके आपको। जितना ये सुनने में इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उतना ये घातक और डेंजरस है। एंड वी डेफिनेटली डू नॉट विश कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। हालांकि जो सिचुएशंस अभी इस टाइम बन रहे हैं आप देखेंगे, है ना, वर्ल्ड के अंदर, वो बहुत फेवरेबल तो नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक बड़े कंट्री का ना एक अपना अलाई है। अब अगर आप देखोगे यार तो जो पूरा एरिया इफेक्टेड है इस टाइम पे बैटल से, चाहे ना, जहां पे इजराइल इंगेज्ड है कई सारे ग्रुप्स के अगेंस्ट, है ना, ईरान के अगेंस्ट, दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। बिकॉज अगर आप देखोगे तो जिस इलाके में बैटल चल रही है यार, वो ऑयल रिजर्व के हिसाब से बहुत क्रूशियल इलाके से, और ऑयल में इंटरेस्ट बड़ी पावर्स का बहुत ज्यादा है, चाहे वो रशिया हो और चाहे आपका यूएस हो,
रशिया अगर आप देखोगे तो अभी धमकी मार रहा है इधर से साइड से कि यार तुम ना एकदम डायरेक्टली ईरान पे ऐसा अटैक नहीं मारोगे। यूएस इधर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो जब बड़े पावर ब्लॉक्स अगर आपके मतलब सपोर्ट करने लगे, ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स करने लगे, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो डेफिनेट सी बात है, आप देखोगे इंडिया के रोल को एनालाइज किया जा रहा है कि इंडिया क्या मीडिएट कर सकता है इन वॉर्स के बीच में आकर के। सो देयर लॉट ऑफ बैटल्स बीइंग हैपनिंग, है ना। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल वो जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है, कभी अगेन मौका मिला किसी दिन, है ना, अलग सा सेक्शन एकदम सा, तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। मजेदार टॉपिक्स हैं यार, इससे आपको ना बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ सीख के आप जा रहे होगे। क्वेश्चन का आंसर बेटा दे देना कमेंट सेक्शन पे, इंतजार रहता है आपके आंसर्स का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू। करते रहिए पढ़ाई, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर मेंटर, योर गाइड, योर फ्रेंड कुणाल दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव।